बस उसी बात को लेकर उन्होंने मुझ पर देशद्रोह का केस 17.5 साल की उम्र से मुझ पर चला जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो बुलडोजर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? नहीं, लेकिन वहाँ पूरे मामले में हिंदू परिवार भी रह रहे थे। दिल्ली की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, हम यूपी की बात करें, तो उन परिवारों पे भी चले के विजुअल्स देखें आपने, गाजीपुर का देखा, गाजीपुर के गहमर गांव में वहाँ पर बुलडोजर, वो विजुअल्स भी देखे हैं जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से पथराव किया जा रहा था उनसे कि अगर कोई बांग्लादेश का व्यक्ति इंडिया में रह रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। अगर कोई रोहिंग्याज यहाँ पर रह रहा है तो उसको आतंकवादी कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। अगर जो है बाहर के मुल्क का व्यक्ति आपके मुल्क में आकर रह रहा है, अगर वो आतंकवादी है, तो फिर जो तिब्बत के लोग जो हिंदू हैं वो इंडिया में आकर रहते हैं, तो उनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता है? अगर बाहर का व्यक्ति इंडिया में आकर रहता है उसको आप आतंकवादी कहते हैं, तो फिर तिब्बत के लोग या अब श्रीलंका में जो है वहाँ पर क्राइसिस। लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक एमएलए अमानतुल्लाह खान वो कह रहा है सोशल मीडिया पर कई दिन से चिल्ला कर कि मुसलमानों के साथ में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उन पर उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल को खुद सोचना चाहिए कि मैं भी उसी पार्टी का लीडर हूँ और मेरी ही पार्टी का लीडर एक जो है अमानतुल्लाह खान है। फिर या मैं गलत हूँ या अमानतुल्लाह खान गलत है, जो बार बार कह रहा है कि मुस्लिमों पर एक तरफा संविधान तय करेगा कि ये अपराधी था सामने वाला या नहीं था। उसके बाद भी जो है 28 केस लेकर जो है, यानी शराब पीने वाला एक व्यक्ति कह रहा है दूसरे को कि शराब पीना जो है बुरा हराम है, बुरी चीज़ है, इसको छोड़ दो। तो कैसे? तो उसको अगर मैंने ये कह दिया कि भाई तू भी तो शराब पीता है, तू भी छोड़ दे, मैं तेरे साथ छोड़ दूंगा, तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने ये कहा था कि आप पर भी 28 मुकदमे दर्ज है जिसमें 22 बहुत गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। इस समय पे हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं जाकिर साहब मौजूद हैं। आप जर्नलिस्ट हैं और आप देश के जो वर्तमान हालात हैं, ऐसे में जो सरकार का रवैया है, पत्रकारों के साथ में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर बखूबी लिखते हैं और लोगों के मुद्दों को लगातार उठाते जा रहे हैं। जाकिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। जिस तरीके के हालात इस समय पे देश में बने हुए हैं उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है? मैं इसी नज़रिए से देखता हूँ कि कोई भी अपराधी यदि अपराध करता है वो अपराध करके निकल जाता है, लेकिन सरकार का जो फिर दायित्व बनता है वो ये बनता है कि जब सामने जो है वीडियोज़ आ गए जर्नलिस्ट के माध्यम से, किसी जर्नलिस्ट ने फैक्ट चेक किया, किसी ने ग्राउंड रिपोर्ट की, किसी ने रिसर्च किया और वो लाकर सरकार के सामने रख देता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, यहाँ पर दूसरे समुदाय जो था उसके हाथों में हथियार थे, तलवार थे, बर्छी थे, भाले थे, तो सरकार का उन दायित्व बनता है कि उन लोगों पर कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है तो जो मुस्लिम समुदाय के वोट हासिल करने वाली जो पार्टीज़ होती है, जैसे कि आम आदमी पार्टी हुई या अखिलेश यादव की पार्टी हुई, वो भी मुस्लिमों के अगेंस्ट बयान देकर जो है उन अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। तो इस वक्त यह है कि जब मुस्लिमों की बात आती है तो तमाम पार्टीज मिलकर मुस्लिमों के खिलाफ काम करने का जो है यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है और उनकी कोशिश में वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। और इसी के लिए मैं कहता हूँ कि आने वाले जो है 10-20 साल जो है ये मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़राब है। और वो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये एक लोकतांत्रिक मुल्क में हो रहा है और एक सेकुलर मुल्क में हो रहा है। बात दिल्ली की हो रही है, बात केजरीवाल साहब की हुई। हम इस समय पे दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट होता है, इसमें आम आदमी पार्टी के जो सरगना जो कहे जाए या फिर नेता कहे जाए केजरीवाल साहब की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन या कोई स्टैंड जो नहीं लिया गया जो लेना चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये आप से मैं असहमत हूँ इसमें कि केजरीवाल जी की तरफ से इसमें कोई रिएक्शन नहीं आया कि कुछ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आया था, उनका एक रिएक्शन आया था, उन्होंने ट्वीट किया था और साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मुस्लिमों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिमों पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा पर पथराव जो है बेहद ही निंदनीय है और मेरी सरकार से जो है गुजारिश है कि वो फ़ौरन उन लोगों पर कार्रवाई करे। तो उन्होंने जो जिक्र किया सिर्फ शोभा यात्रा का जिक्र किया और शोभा यात्रा को लेकर जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि शोभा यात्रा पर मुस्लिमों ने पथराव किया। तो अरविंद केजरीवाल साफ साफ अपने लफ्ज़ों में कह गए कि शोभा यात्रा पर मुस्लिमों ने पथराव किया और इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब की तरफ से जो उनके एमएलए थे, एटलीस्ट एमएलए को तो आना चाहिए था, वहाँ से कहते हैं कि जो करीबी जो एमएलए हैं वो कोई भी नहीं गए, ना वो खुद जाते हैं, राघव चड्ढा भी ट्वीट करते हैं, तो वो पूरा मामला है। मैं आपको बताऊं, वो तो कार्रवाई की मांग करते हैं, वो शोभा यात्रा का बचाव करते हुए वो उन लोगों पर जो है कार्रवाई की मांग करते हैं मुस्लिमों पर। लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक एमएलए अमानतुल्लाह खान वो कह रहा है सोशल मीडिया पर कई दिन से चिल्ला कर कि मुसलमानों के साथ में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उन पर उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल को खुद सोचना चाहिए कि मैं भी उसी पार्टी का लीडर हूँ और मेरी ही पार्टी का लीडर एक जो है अमानतुल्लाह खान है। फिर या मैं गलत हूँ या अमानतुल्लाह खान गलत है, जो बार बार कह रहा है कि मुस्लिमों पर एक तरफा कार्रवाई हुई है। केजरीवाल की पार्टी ने सिर्फ यही काम नहीं किया, इसमें राघव चड्ढा, आतिशी और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज़ाद,
ये पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही कहानी कॉपी पेस्ट की जाती है कि अगर बुलडोजर चलाना है तो अमित शाह के घर पर चलाया जाए। मैं कहता हूं कि अगर यही बयान जो अमानतुल्लाह दे देता तो अमानतुल्लाह के घर पर बुलडोजर चल जाता कि ये गृह मंत्री के घर पर जो बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है। उन्होंने एक कहानी इसमें ये भी कॉपी पेस्ट की कि बीजेपी जो है जब से सत्ता में है 8 साल से वो रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोगों को उत्तर इंडिया में लाकर बसाती है और उनसे फिर दंगे कराती है। यानी यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो मुस्लिम है वो यहाँ पर जो बसे हुए हैं वो आतंकी हैं, वो दंगाई हैं और वो बीजेपी उन्हीं से जो है दंगा कराती है। जबकि मेरा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कोई बांग्लादेश का व्यक्ति इंडिया में रह रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो गया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। अगर कोई रोहिंग्याज यहाँ पर रह रहा है तो उसको आतंकवादी कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। अगर जो है बाहर के मुल्क का व्यक्ति आपके मुल्क में आकर रह रहा है अगर वो आतंकवादी है तो फिर जो तिब्बत के लोग जो हिंदू हैं वो इंडिया में आकर रहते हैं तो उनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता है? अगर बाहर का व्यक्ति इंडिया में आकर रहता है उसको आप आतंकवादी कहते हैं, तो फिर तिब्बत के लोग या अब श्रीलंका में जो है वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है, वहाँ के बाहर की कंट्रीज से तिब्बत से जो है भारी संख्या में यहाँ पर हिंदू आकर रहता है। आपका अब जो है श्रीलंका जो है क्राइसिस से जूझ रहा है, वहाँ का हिंदू यहाँ पर जो भाग आ रहा है तो उनको भी फिर आतंकवादी कहना शुरू कर दीजिए, मुस्लिमों को ही क्यों? लेकिन शर्म की जो है बात इसमें यह है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कह रहे हैं जिन्होंने मुस्लिमों से एक तरफा अपना वोट हासिल किया हर इलेक्शन में और आज अब यहाँ पर जो 30 बार जो है चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। अभी बात कर रहे थे तो आपने कहा बुलडोज़र का जिक्र हुआ। बुलडोज़र आजकल पूरे देश में कहा जाए, विदेशों में भी अब चर्चा का हिस्सा बन चुका है, विदेशी मीडिया भी इसको बहुत ज़्यादा कवरेज कर रही है। आप पूरे मामले को और जो पूरी तरीके से जो कार्रवाई हो रही है बुलडोज़र से, जो कार्रवाई की जो जा रही है जगह जगह पे, ना कि कोर्ट के द्वारा होना चाहिए था, जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो अब बुलडोज़र के तहत हो रही है। बुलडोज़र को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बुलडोज़र को मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि बुलडोज़र की बहुत ही आलोचना हो रही थी कि ये डेमोक्रेसी पर चल रहा है, ये देश के संविधान पर चल रहा है, जबकि मैं कहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी पर नहीं चल रहा है, देश के संविधान पर नहीं चल रहा है। देश का संविधान इस मुल्क में जो का तो है, अगर देश में संविधान नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने संविधान के तहत जो है शपथ ली है। देश का गृह मंत्री जो है अमित शाह नहीं बनता क्योंकि उस पर केस चल रहे थे। वहीं आपके योगी आदित्यनाथ जिन पर जो है 28 केस दर्ज थे वो सीएम नहीं बनते। उन्हीं उसी संविधान के तहत उन्होंने अपने ऊपर जो केस दर्ज थे उनको वापस किया, यानी संविधान तो इस मुल्क में है, वो सबूत आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक तरफा जो बुलडोजर चल रहा है वो मुस्लिमों पर चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि खरगोन में भी बुलडोजर चला था, शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। यहाँ के लोगों ने जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस के भी ऐसे वर्कर्स जो उनकी आइडियोलॉजी से सहमत होते हैं बीजेपी वालों से। कांग्रेस के डूबने का कारण यही है कि कांग्रेस में आज भी आरएसएस के लोग जो है रहते हैं। उन्होंने भी बुलडोजर की मांग की कि मध्य प्रदेश में भी चलना चाहिए। मध्य प्रदेश पहुंच गया, मध्य प्रदेश में सरकार ने बुलडोजर चलाना शुरू किया तो फिर उत्तराखंड में वो वहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। उत्तराखंड में चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर चला दिया गया। दिल्ली की मैं आपको बता दूँ कि खुद 1991 का एलजी हाउस का एक जो है आदेश है, एक स्टेटमेंट है कि किसी भी धार्मिक स्थल के साथ में कोई भी संस्था तब तक छेड़छाड़ नहीं कर सकती जब तक एलजी के ऑफिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो दखल ना दे। उसके बाद भी इन्होंने एलजी के ऑफिस का जो है वायलेशन करते हुए वहाँ पर मुस्लिमों के जो है दुकानों पर जो है बुलडोजर चलाया। बुलडोजर की शुरुआत हुई थी मस्जिद से, मस्जिद की 12 दुकानों के सामने का जो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी उस सबको तोड़ दिया गया। जैसे ही वो बढ़ता है बुलडोजर बढ़ता है आगे मंदिर आ जाती है, वहाँ पहुँचते ही वो बुलडोजर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? नहीं, लेकिन वहाँ पूरे मामले में हिंदू परिवार भी रह रहे थे। दिल्ली की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, हम यूपी की बात करें, तो उन परिवारों पे भी चले हैं वो। मैं बताता हूँ ना, उसमें सेकुलर कार्रवाई होती है। दिल्ली दंगे में कितने लोग जो है जेल में हैं? यूएपी में लगभग 13 के करीब लोग जेल में हैं। उसमें कितने हिंदू लोग जेल गए थे? सिर्फ 2। कौन? नताशा और देवांगना कलिता। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल भेजे जाते हैं कि ताकि मुल्क के लोग या दुनिया के लोग जो है ये सवाल ना उठा सके कि मुस्लिमों पर एक तरफा कार्रवाई हुई है। तो अपने आप को ये बचाने के लिए भी जो है उसमें एक ना एक हिंदू को जरूर फांस देते हैं। वहाँ पर उस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया गया, गुप्ता जी के, जिसके पास में प्रॉपर्टी थी, के कागज़ थे, उसके घर पर बुलडोजर चला गया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उनको इंसाफ मिल जाएगा, उनको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर, मैं कल वहाँ पर था, परसों भी था, मैं हर रोज़ वहीं पर हूँ, कि उन लोगों का क्या होगा कि जिनका शोहर नहीं था, जिनका हस्बैंड नहीं था और वो उन्होंने लोन पर जो है रिक्शा रेहड़ी बना रखा था और उनके पास में टोटल डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बाद भी उनका वहाँ पर जो है वो तोड़ दिया गया, सारा सब कुछ हटा दिया गया। तो 100 मुस्लिम गिरफ्तार होंगे, 100 में 2 हिंदुओं को कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि त्रिपुरा में हिंसा हुई थी। त्रिपुरा में जब हिंसा हुई तो 102 लोगों पर यूएपीए लगा। उन 102 लोगों में से सिर्फ एक हिंदू था, श्याम मीरा सिंह।
बाकी 101 मुसलमान थे। और श्याम मीरा सिंह पर यूएपीए इसलिए लगाया गया क्योंकि उसने त्रिपुरा बर्निंग हैशटैग इस्तेमाल किया था, वो हैशटैग सेंसिटिव था। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में जो सरकार ने गिरफ्तारी किया खरगोन वाले मामले में 259 लोगों की गिरफ्तारी की है। उन 259 में से 253 लोग मुसलमान हैं और 6 लोग हिंदू हैं। जो 6 लोगों को हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया है, उनको जहां पर दंगा हुआ था उससे 8 किलोमीटर की दूरी पे एक घर मकान में तोड़कर जो है मारपीट की घटना हुई थी, उसके इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर एनएससी भी लगा दिया गया मुस्लिमों पर, यहाँ पर मुस्लिमों पर एनएससी भी लगा दिया गया। यहाँ पर आपने जो है जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, शोभा यात्रा पहले भी निकलती थी, ऐसा तो नहीं कि अभी पहली बार निकल रही है, लेकिन आपने पहली बार जो है वो दिखावा पहली बार देखा होगा कि जाती हैं, वीडियो बनते हैं, ये सब बनते हैं और हथियार लेकर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले निकलती थी कोई वायलेंस नहीं होती थी कि शोभा यात्रा निकल रही है, मुसलमान जो है होली के जो है रंग में जो है अपने आप को रंग रहा है, ऐसा होता रहा है। लेकिन अपने आप को इतना प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, हथियार ले जाकर मुस्लिमों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश सिर्फ हमारा है। और जब उनकी तरफ को हथियार दिखाए जाते हैं, मस्जिद के सामने को गुजरते हुए नारे लगाए जाते हैं कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा और इस देश का हर बच्चा जो है जय श्री राम बोलेगा। और यही नहीं, मुसलमान कंट्रोल कर लेता है, सब्र कर लेता है, उसके बाद वो मंदिर में मस्जिद के अंदर घुसकर भगवा लहराने की कोशिश कर रहे थे। और ना कि भगवा लहराने की कोशिश की गई बल्कि भगवा लहराए भी गए। आपने बिहार के विजुअल्स देखे, आपने गाजीपुर का देखा, गाजीपुर के गहमर गाँव में वहाँ पर बुलडोजर, वो विजुअल्स भी देखे हैं जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से पथराव किया जा रहा था उन यात्राओं, उस पर क्या कहना है? उस पर मैं ये कहूँगा, यात्राओं पर वो कहा जा रहा था, मैं दिल्ली का ही आपको मैं हवाला दे देता हूँ। ठीक है, गिरफ्तारी हो गई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 26 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 26 में मुझे कोई बता देगा कि क्या हिंदू समुदाय की तरफ का कोई आपको ऐसा वीडियो नहीं दिखाई दिया कि जिसके हाथ में हथियार नहीं था? देखा था आपने ना? वो था कि जिसमें हथियार लहराया जा रहा था और हर एक बच्चे के हाथ में तलवार थी और पथराव वो भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनका मुझे एक के खिलाफ भी एफआईआर ही दिखा दीजिए। मुस्लिमों को तो गिरफ्तार करके एनएसए लगाकर उन पर डाल दिया। आज जो वहाँ का मुख्य आरोपी था अंसार, उसके खिलाफ जो है ईडी की जांच बिठा दी कि इसके पास बहुत पैसा, इस पर ईडी जांच करे। लेकिन यहाँ पर एफआईआर ही रजिस्टर्ड नहीं हुई है। बात एनएसए की हो रही है, एफआईआर की हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा कि आप पे जो केसेस लगाए गए हैं किस आधार पे लगाए गए, क्या केसेस हैं, वो ज़रा बताएंगे? पूरा वाक्य क्या था? जो चीज़ें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यही चीज़ें मैं जो है पूरा वाक्य बताइए। हाँ, यही चीज़ें मैं सरकार से जो है के सामने जो बोलने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मेरे को प्लेटफॉर्म मिले सोशल मीडिया का, या मुझे वो किसी वेबसाइट मिल जाए या कोई मीडिया हाउस मिल जाए, वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से बात रखता हूँ। योगी ने उत्तर प्रदेश का जब चीफ मिनिस्टर बना था, तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपने होम टाउन गोरखपुर में जाते हैं। वो 17 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और वो 20 मार्च के करीब जो है गोरखपुर जाते हैं और वहाँ पर अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर चले जाएं। अगर वो यूपी छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं उनको या तो एनकाउंटर करा दूंगा या फिर उनको वहाँ पर भेज दूंगा जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यानी योगी पूरी सीधी धमकी दे रहे थे कि मैं उनको मार दूंगा या जो उनको एनकाउंटर कर दूंगा, वरना वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए। तो उस पर मैंने भी लिखा था कि माननीय, आप पर भी 28 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें 22 बहुत गंभीर हैं। आप 1-2 केस वाले को जो अपराधी कह रहे हैं, उसको जो गुंडा कह रहे हैं, जबकि अदालत का फैसला आना बाकी। अगर देश संविधान से चलता है तो अदालत भी जो है संविधान से चलती है और संविधान तय करेगा कि ये अपराधी था सामने वाला या नहीं था। उसके बाद भी जो है 28 केस लेकर जो है, यानी शराब पीने वाला एक व्यक्ति कह रहा है दूसरे को कि शराब पीना जो है बुरा, हराम है, बुरी चीज़ है, इसको छोड़ दो। तो कैसे? तो उसको अगर मैंने ये कह दिया कि भाई तू भी तो शराब पीता है, तू भी छोड़ दे, मैं तेरे साथ छोड़ दूंगा, तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने ये कहा था कि आप पर भी 28 मुकदमे दर्ज है जिसमें 22 बहुत गंभीर है। बस उसी बात को लेकर उन्होंने मुझ पर देशद्रोह का केस 17.5 साल की उम्र से मुझ पर चला रखा है और 17.5 साल की उम्र में मुझे जेल भेजा गया था। और ये कार्रवाई का सिलसिला यही नहीं थम जाता है। जब एनआरसी सीए प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा रहा तो योगी की सरकार ने मुझ पर गाय काटने का इल्ज़ाम लगाकर मुझको जेल में भेजा। एक अज्ञात में एफआईआर दर्ज थी, जब वो मेरे खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज कर पाए तो मुझे उठाया और मेरठ की जेल में भेज दिया, जहाँ पर मुझे 16 दिन तक जेल में रहना पड़ा। फिर मैंने जो है फिर मजबूती से मैं जो है ज़मीन में उतरा। वहाँ पर मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में कस्टडी में लोगों को पीटा जा रहा है, कई लोगों की हत्याएं भी हुई। आपने देखा एक मामला कि एक लड़का था जिसको कह दिया गया कि वो 2.5 फीट के नल पर उसने लटक कर जो है आत्महत्या कर ली, जबकि उसकी हाइट खुद की 5 फीट थी। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि 5 फीट का लड़का 2.5 फीट के नल पर लटक कर कैसे आत्महत्या कर सकता है। मैंने इस मामले में और वहीं आजमगढ़ के एक जियाउद्दीन नाम के लड़के को पुलिस ने उठाया और उसको कस्टडी में बिजली का करंट दे देकर मार डाला। मैं इस मामले को NHRC में लेकर गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लेकर गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आजमगढ़ के एसएसपी को आदेश दिया कि इन पुलिसकर्मियों पर फौरन कार्रवाई की जाए। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो फिर पुलिस ने सेटिंग करके मुझ पर गुंडा एक्ट लगा दिया, जो अमित शाह पर लगा हुआ है, तड़ीपार, वो मुझ पर लगा दिया गया। यूपी में पंचायत का चुनाव आता है तो मुझे नोटिस भेजा जाता है कि आपको ये नोटिस इसलिए भेजा गया है कि आपके गाँव में रहने से शांति को जो है खतरा है, शांति भंग हो सकती है। पुलिस अदालत में कहती है
कि जाकिर पर इसलिए गुंडा एक्ट लगाया जाए क्योंकि ये इतना बड़ा जो है मतलब खूंखार है कि इसके सामने इसके गांव का कोई भी व्यक्ति गवाही देने की कोशिश नहीं करता है, इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने की कोशिश ही नहीं करता। क्या वाकई में मुझे तो डर नहीं लगा अभी तक आपसे बात करते हो। क्या कलम हिंदुस्तान का, आप एक जर्नलिस्ट है, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, दुनिया का ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं है कि जिसका जर्नलिस्ट जाकिर की हेल्प ना लेता हो। दुनिया का कोई भी मीडिया हाउस वो इसलिए हेल्प लेता है क्योंकि मैं ज़मीन पर काम करता हूँ, तो विक्टिम जो फैमिली होती है उनके मेरे पास में मोबाइल नंबर होते हैं और मैं उन मोबाइल नंबर को जो है उन स्टूडियो को देता हूँ और वो उस पर स्टोरी करते हैं। और ये चीज़ जो आज आप बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आप ऐसे हैं, ये आज तक के एक जर्नलिस्ट विकास कुमार ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं भी जाकिर के साथ जो है 4-5 दिन से स्टोरी कर रहा हूँ ग्राउंड पर, मैंने देखा है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी देशद्रोह जैसी कोई एक्टिविटी होगी। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि बेंगलोर में एक बच्ची ने नरेंद्र मोदी के नकल करते हुए एक स्कूल में परफॉर्म किया था, वो नाटक कर रही थी, सरकार ने उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। 5 साल की बच्ची पर 5 साल की बच्ची पर देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया। 2011 में एक जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल के आधार पर उसको अभी 5 दिन पहले यूएपीए लगाया गया। मतलब 2011 देखिए कि कब था, कांग्रेस की सरकार में लिखा था उसने, और यूएपीए उन्होंने कब लगाया, अब लगाया। एक हमारा साथी है जर्नलिस्ट आसिफ सुल्तान 1318 दिन से श्रीनगर की जेल में बंद है यूएपीए में। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो वहाँ पर सरकार के खिलाफ जो खबरें लाता था, जो पुलिस की जो गोलीबारी होती थी उनको बेनकाब करने की कोशिश करता था। सरकार ने उसको गिरफ्तार किया और यूएपीए में जेल भेज दिया उसको। 5 अप्रैल को 1318 दिन हो गए, कोर्ट ने उसको जमानत दिया कि आपको जमानत पर रिहा किया जाता है। जैसे ही उसको जमानत पर रिहा किया गया, उसकी फैमिली जेल के गेट पर इंतजार करती रही कि हमारा बेटा जेल से निकलने ही वाला होगा, लेकिन वो जेल से नहीं निकल सका कि सरकार ने उसको उठाकर वहीं से दोबारा से और दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया, पीएसए लगा दिया गया। पीएसए का मतलब यानी कि इससे जो है पब्लिक को खतरा है। पीएसए का मतलब होता है कि 2 साल तक कोर्ट भी अब कोई सुनवाई नहीं कर सकती है। वो 1318 दिन में रिलीज हो रहा था, लेकिन फिर 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। तो जो भी आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप आज ही बोलकर देख लीजिए कि कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए या टी नरसिम्हा पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप पर कार्रवाई हो जाएगी, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा हुआ है इस मुल्क में। राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे का उन पर सेडिशन का केस चल रहा, देशद्रोह पर लगा दिया गया, सिर्फ किस लिए कि किसान पुलिस की गोली से मारा गया था लाल किले पर, और उस पर जो है देशद्रोह का केस उसने राजदीप सरदेसाई ने इंडिया टुडे पर खबर चलाई तो उस पर देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। राना अय्यूब जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट है और दुनिया के टॉप 10 जर्नलिस्ट में से एक है, वो अभी जो है किसी प्रोग्राम में जा रही थी, उसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया गाजियाबाद की पुलिस ने कि इसने फर्जी वीडियो डाला था। एक मुसलमान की लिंचिंग होती है, उसकी दाढ़ी काट ली जाती है, राना अय्यूब ने उस वीडियो को डाला तो उसके आधार पर उस पर केस दर्ज कर लिया गया। उल्ट न्यूज़ के जुबैर पर केस दर्ज कर लिया गया। तो आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आप पर भी यही केस दर्ज होंगे। इन सारी घटनाओं को लेके पत्रकारों का जो रिएक्शन होना चाहिए या जिस तरीके से उनकी पत्रकारिता होनी चाहिए थी, उस पर आपका क्या कहना है कि क्या किस तरीके से पत्रकार काम कर रहा है, क्या करना चाहिए? इस देश को जो डुबोने में जो हाथ है वो मीडिया का है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर है, लेकिन मैं कहता हूं कि मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा पिलर नहीं बल्कि लोकतंत्र का किलर है। वो मारता है और उसने मार भी दिया है। कांग्रेस की सरकार में 2014 तक हमारे हिंदुस्तान पर 54 लाख करोड़ रुपए का विदेश का कर्ज था, जिसके 3000 करोड़ रुपए रोजाना ब्याज जाता है। वही ब्याज मात्र 8 साल में बढ़कर हिंदुस्तान पर 128 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। यानी कांग्रेस की सरकार के 70 साल के कार्यकाल में 54 लाख करोड़ होता है और मोदी की सरकार के 8 साल के कार्यकाल में वही जो 128 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। किसी को कोई खबर नहीं है। वहाँ से कोयला गायब हो जाता है 10,000 करोड़ रुपए का गुजरात से। उस खबर को दबाने के लिए नवाब मलिक की गिरफ्तारी कर दी जाती है पार्टी के, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर पूरे दिन वही टीवी पर चलता है। अडानी के पोर्ट से 30,000 करोड़ रुपए का कोकीन, ड्रग्स, ये चीज़ बरामद होता है। उस खबर को दबाने के लिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी कर दी जाती है। तो मीडिया का इसमें जो है बहुत ही जो है अहम जो है जिम्मेदारी रही है कि लोकतंत्र के पिलर ना बनकर बल्कि किलर बनने में मीडिया ने बहुत ही जो है अहम जिम्मेदारी अदा की है। वो तो आप लोग हैं और उन पर भी अब कार्रवाई होने लगी है कि अभी हाल ही में 70 चैनलों को ब्लॉक किया है आईटी मिनिस्ट्री ने। अनुराग ठाकुर ने लेटर जारी किया कि इन चैनलों को हमने इसलिए बंद किया, यूट्यूब चैनलों को, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ चल रहे थे। मैं हूं धर्मेंद्र, आगे ऐसी और तमाम खबरें मैं लेके आता रहूँगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए दी पॉलिटिकल वॉर।